सर्कल से स्टार्ट करते हैं। मान लो एक सर्कल का भी क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में, इजी था। बताना अगर किसी का पेपर में आया था तो। चलो क्वेश्चन दिया हुआ था, सर्कल के मैं जितने भी कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ लाइक क्लासेस में जो बार बार बीच में डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, मैंने बोला था जो ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, उसके बाद फिर सर्कल कर रहे हैं, मैंने कहा था माइंड मैप बनाना बहुत जरूरी है। मतलब सारे कॉन्सेप्ट थ्योरम जो भी फैक्ट्स हैं वो अगर आपके माइंड में है तो क्वेश्चन जल्दी से आप रिलेट कर पाओगे, नहीं तो इतने सारे फैक्ट्स हैं इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरे में। आपका स्ट्रेट लाइन ले लो, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इतने सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं कि फिर बच्चा क्वेश्चन कई बार समझ ही नहीं पाता कि करना क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। तो वो जब माइंड में होता ही नहीं तो चाहे इजी सा भी क्वेश्चन हो वो टफ लगता है, मतलब पता नहीं लगता कि करना क्या है। सब चैप्टरों के साथ है, बट क्योंकि ये चैप्टर लाइक बहुत सारे फॉर्मुलाज हैं और आपने करे नहीं हुए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके। मैंने बोला था फॉर्मूले लिख कर एक रजिस्टर में कहीं पे लिख लो कि एग्जाम से पहले आपका एक होता है ना नोट्स का एक वो बन जाएगा कि आप उनको रोज डेली 10-10-15 मिनट रिवाइज करते रहो, गो थ्रू करते रहो, ताकि वो माइंड में रोज की रोज तैयार होते रहे। और एक दिन में करोगे तो 1 घंटा बैठकर लर्न तो हो जाते हैं, पर वो फिर अगले दिन क्या होता है 40-50% रह जाता है, 2-3 दिन बाद तो फिर 20% रह जाते हैं। तो वो डेली प्रैक्टिस करना है, एक माइंड मैपिंग करनी है। तो मान लो क्वेश्चन गिवन था एक लाइन है, दो लाइन थी, एक सर्कल है जो दो लाइनों को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। एक सर्कल है जो दो लाइंस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। लाइंस क्या दी हुई है मैं लिख रहा हूं, और लाइंस को देखकर कुछ कंक्लूड करना बात कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। 4x माइनस 3y प्लस ए, और L2 दी हुई है 4x माइनस 3y प्लस बी इक्वल टू 0। इन दोनों लाइनों को देखकर क्या समझ में आ जाता है, जल्दी से बता दो। पैरेलल। भाई एकदम देखकर पता लग रहा है। कई बार थोड़ी सी चालाकी खेलता है वो 4x और ये 4x माइनस 3y लिखा है ना, तो ऐसा कर देगा 8x दे देगा, या 8x की जगह क्या करेगा -8x दे देगा और प्लस का 6y दे देगा, तो भी समझ में आ जाना चाहिए यार ये लाइन पैरेलल है, क्योंकि स्लोप्स इक्वल आएंगे। -2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो मतलब ये बात जल्दी से एकदम आनी चाहिए समझ में। ठीक है, तो ये दो लाइन दी है और कह रहा है टच कर रही है दोनों लाइन, तो ये बात क्लियर है कि ये दोनों पैरेलल वाली टेंजेंट्स हैं, ऐसी वाली। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई हमें। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है आगे इन्फॉर्मेशन कि सर्कल टचेस दीज लाइंस, तो ये बात समझ में आ गई। ये दोनों की दोनों टेंजेंट होंगी और दोनों की दोनों पैरेलल होंगी। उसने लिखा नहीं था बट समझ में आ गया। ए भी हमें पता नहीं है। फिर वो कह रहा है कि इफ अ लाइन passing through the center of circle, सर्कल के सेंटर से पास हो रही है एक लाइन, intersects L1 at, L1 को कट करती है कहां पर, -1,2 पर, एंड L2 at 3,-6। फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा। अब जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं पेपर में, ठीक है, तो मुझे पहली बात जल्दी से समझ में आ गई कि भाई दोनों लाइन पैरेलल हैं। ठीक है, एक लाइन जो है पास कर रही है सेंटर से। अच्छा, तो सेंटर अभी पता ही नहीं पहले सर्कल, तो सेंटर कहीं अज्यूम करना पड़ेगा। मान लिया सेंटर हमारा सी, यहां से एक लाइन पास कर रही है जो कि इन दोनों लाइनों को क्रॉस करेगी। कहां कहां पर, पहला पॉइंट है -1,2 और दूसरा है 3,-6। ऐसे क्रॉस कर रही है। दो पॉइंट ले लेते हैं बी और ए, और कह रहा है सर्कल की इक्वेशन निकालो। तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए मतलब मुझे सेंटर पता होना चाहिए और दूसरा रेडियस पता होना चाहिए। तो जल्दी से मतलब अगर मतलब मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन ये, तो वही 1 मिनट में अगर मुझे समझ में आ जाता है मुझे करना क्या है, तो मैं स्टार्ट करूंगा, नहीं तो मैं इसको छोड़ दूंगा 1 मिनट बाद। तो हमने पहला जल्दी से कंक्लूड कर लिया ये बात कि दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब सेकंड थिंग जल्दी से बताओ क्या कंक्लूड कर सकते हैं। सर जो टेंजेंट है उससे जो परपेंडिकुलर बनाएंगे वो रेडियस बनेगा। परपेंडिकुलर नहीं, उसका हाफ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। भाई हमें पता है कि टेंजेंट सर्कल के साथ, मतलब ये टेंजेंट और ये रेडियस जो होते हैं 90 डिग्री पर होते हैं, तो ये बात क्लियर होगी कि ये डायमीटर होगा और ये डायमीटर का आधा रेडियस होगा। पर इसकी मैं क्या लेंथ निकाल सकता हूँ, तो मैंने कहा ये वाले पॉइंट तो नहीं पता, पर ये तो पता है कि दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, तो मुझे स्ट्रेट लाइन में जाना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन वाला फंडा यूज हो गया कि अगर दो पैरेलल लाइनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो एक फॉर्मूला हमें पता है, पर दो स्ट्रेट लाइन के बीच में डिस्टेंस तो तब निकलेगा जब ए भी पता होंगे। ए और बी नहीं पता भाई, ये अभी भी वेरिएबल्स ही अननोन है, तो इनका क्या करूं।
उसके लिए ये दिया हुआ है कि L1 पर ये वाला पॉइंट है, मतलब क्रॉस करता है बोला लाइन, और L2 क्रॉस करता है उसको 3-6 पर। तो ये दोनों पॉइंट L1 और L2 में सेटिस्फाई करा के ए भी निकल जाएगा ना भाई। यस। तो ये मतलब वो हमारे से फालतू की मेहनत करवा रहा है। मतलब होता है कि डायरेक्टली दे देता तो थोड़ा सा वर्किंग कम हो जाती, थोड़ा सा क्वेश्चन जेई लेवल का बनाना है तो भाई उन्होंने ऐसे थोड़ा सा इधर उधर घुमा दिया। तो जल्दी से बताओ ए और बी कितना आएगा। अच्छा चलो अभी एक बार सोच रहे हैं, हम अभी सोच रहे हैं, पहले 1 मिनट सोच लेते हैं कि करना क्या था। तो हमें ये समझ में आ गया कि स्मॉल ए और स्मॉल बी निकल जाएगा, क्योंकि L1 पर एक पॉइंट गिवन है और L2 पे पॉइंट गिवन है, तो भी सेटिस्फाई करेंगे। निकल गया, चलो ए और बी आ गया। फिर मुझे ये भी समझ में आ गया कि डायमीटर निकल जाएगा, दो पैरेलल लाइनों के बीच में डिस्टेंस, उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। रेडियस तो निकल गया, अब सेंटर जल्दी से सोच के बताओ, सेंटर के लिए क्या करोगे। मतलब अब आगे जो करना है रेडियस के लिए वो तो वर्किंग है, वो कर लेंगे हम, समझ में आ गया। पर एक होता है ना माइंड मैप बनाना है कि अब सेंटर कैसे निकालेंगे। मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट भाई, इसका? ये तो पॉइंट ही नहीं पता भाई, तुम जिसके मिड पॉइंट बोल रहे हो ये तो पॉइंट ही नहीं पता। ए एंड बी -1, 2 और 3, -6। ये कैसे कह सकते हैं कि मिड पॉइंट होगा? वैसे तो जो तुमने बोला है कि जो सेंटर है वो तुमने बोला है मिड पॉइंट होगा। हाँ ये वाली बात ठीक है, बट एक्सप्लेन कर दो। तुम्हारा तुक्का तो मतलब तुक्का नहीं, मतलब जो भी तुम्हें लग रहा है, पर एक्सप्लेन कर पाओगे इसे, जस्टिफाई कर सकते हो क्यों? मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये पक्का मिड पॉइंट ही होगा? भाई डायमीटर वाले का तो मैं पक्का बोल सकता था, डायमीटर वाली लाइन का मिड पॉइंट होगा, पर ये जो पॉइंट है ए और बी, इनका मिड पॉइंट सेंटर क्यों होगा, ऐसा कंफर्म कैसे? भाई लाइन तो कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो सकती थी, ये कैसे कह सकते हैं? कोई इस बात को बताएगा, प्रूव करेगा? काव्य ये बात पता है आपको क्यों होगा बेटा मिड पॉइंट? मैंने कहा मिड पॉइंट होगा, बिल्कुल सही बोला तुमने, बड़ी बात पता है तुम्हें कैसे होगा मिड पॉइंट? सर जब सेंटर से पास करेगी तो ऐसे मतलब लग रहा है कि मिड पॉइंट ही होना चाहिए वो। लग रहा है, अब मैं यही तो बोल रहा हूँ, पेपर में जब आप क्वेश्चन करते हो ना, अनलेस यार यू आर 100% श्योर, मत करना है ऐसे। मतलब जब तक तुम्हारे पास जस्टिफिकेशन नहीं हो ना, मतलब थोड़ा सा सोच नहीं पा रहे हो, तो मत करना। पता है क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट वाला ऑप्शन भी एक पक्का गिवन होगा। अब वो ठीक भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। रॉन्ग हो गया तो यार -1 हो जाएगा, और हमने टाइम बिताया वो अलग, मतलब सोचो डबल वैमी है, डबल वैमी मतलब डबल नुकसान है। -1 हो गया, और जो टाइम खा गया मेरा 2 3 4 मिनट जो भी है, तो भैया यार -1 भी हो गया मेरा रिस्क की वजह से, और टाइम भी चला गया, तो दोनों बातें गड़बड़ हो गई यार। तो मैथ्स में मैंने ये चीज बोली है बार बार यार, इन चीजों पे जब तक वर्क नहीं करोगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे, मैथ्स का पेपर भाई, लाइक मैथ्स में स्कोर नहीं कर पाओगे ज्यादा। हर चीज पे वर्क करना है, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, कितना टाइम लगाना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, किस मोमेंट पे छोड़ देना है, और ऐसे गेसिंग गेम नहीं। अब तुम्हें लग रहा है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी तरह से लग रहा है तुम्हें, गट फीलिंग आ रही है यार ये मिड पॉइंट ही होगा। मैंने बोल भी दिया, अब तो बता दो कि, अब तो सोच लो कि कैसे हो सकता है मिड पॉइंट। अब तो मैंने बोल भी दिया कि होगा, अब तो ऐसे सोचो कि हाँ मिड पॉइंट अगर है ये, तो क्या हम प्रूव कर सकते हैं? यार छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया पढ़ते थे कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। तो आपको दिख रहे बेटा दो ट्रायंगल इसमें? यस सर। अरे यार वो देख कर ही पता लग रहा है। मतलब भाई हमने क्या पढ़ा है फिर 7th 8th 9th में? मतलब भाई वो मेरे ख्याल से छोटी क्लास में 2 3 क्लासेस में वो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल वाले वो चैप्टर होते थे, तो देख कर ही समझ में आ जाना चाहिए यार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, और तुम्हें लग भी रहा है, तो यार सोचोगे ही ना जब लग रहा है तो। भाई ये 90 और 3 पार्ट होने चाहिए, ASA SAS क्राइटेरिया याद है ना भाई कॉन्ग्रेंसी के? SSS SAS ASA वर्टिकल RHS, अपोजिट एंगल भी आ जाएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बिल्कुल। थर्ड एंगल तो फिर ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया, ये वाला, ये वाला और ये वाला वर्टिकली, मतलब वर्टिकली ऑपोजिट के बाद ये थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। एक साइड चाहिए, हो गई, ये साइड ही तो है ये रही भाई, रेडियस वाली है ना। तो RHS लगा दो, ASA, बहुत सारे तरीके से बोल सकते हो, आगे समझ में? तो हाँ अब बोल सकते हैं ये वाली बात कि भाई AC इक्वल टू CB होगा, जो तुम बोल रहे थे कि मिड पॉइंट होगा। क्लियर हो गया भाई सभी को? यस सर। ठीक है, तो यार मतलब अगर तुम्हें लग रहा है तो यार उस तरह से जल्दी से देखो ना, समझो। ऐसा नहीं है कि मतलब 11th 12th वाले ही कॉन्सेप्ट लगेंगे, जो तुम्हारा कॉन्ग्रेंसी छोटे मोटे जो लाइक मैथ्स में छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं यार, वो भी यूज हो सकते हैं फैक्ट, ऐसा तो है ना। ठीक है, तो यार जब तुम्हें लग रहा है तो यार ट्रायंगल एकदम दिख जाने चाहिए यार, ये तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं, तो इस बात को मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि है, ठीक है ना। और इस तरह से रिस्क नहीं लेना कि भाई सॉल्व कर दिया, ऑप्शन मिल गया तो यानी मैंने ठीक ही करा होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो जो ऑप्शन देते हैं, मैंने बताया था ना, वो जाने में ऐसे ऑप्शन डालते हैं जो बच्चा जो मिस्टेक कर सकता है, कॉन्सेप्चुअल एरर, सिली मिस्टेक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड, जो एरर बच्चा कर सकता है वो सारे डाल देते हैं ऑप्शन। नहीं तो बहुत क्वाइट ऑब्वियस हो जाए कई बार, तो फिर तो सारे गेस करके आंसर लेके आए। क्लियर है भाई?
कोई मतलब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सर्कल की इक्वेशन वाला ही कॉन्सेप्ट लगा है कि सर्कल की इक्वेशन लिखनी कैसे है। बाकी वाली चीजें तो मतलब नॉर्मली समझ रहे हैं कि भाई दो पैरेलल के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, इसमें भी सर्कल का कुछ वो नहीं है, पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो ये जो अननोन दिए हैं ये भी निकल जाएंगे। बस ये मिड पॉइंट वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कि भाई मिड पॉइंट पे लाई करेगा सेंटर। क्लियर है सभी को? पैरेलल लाइनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लोगे ना भाई? यस ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था किसने? मेरी बेटा प्रिंस आपने पूछा था। बोलो बेटा क्या क्वेश्चन था वो? सर देखता हूँ 2 मिनट। कॉट इनवर्स क्या था? नहीं, सिग्नम फंक्शन था ऊपर, सिग्नम फंक्शन ऑफ क्या था? ax स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट में ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। सर शुरू से बोलता हूँ स्क्वायर रूट सिग्नम फंक्शन। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्नम फंक्शन ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 कोट अपॉन कोट इनवर्स x स्क्वायर माइनस a। x स्क्वायर माइनस a। यस सर। और क्वेश्चन था फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a इन द क्या था? इन द रेंज ऑफ a, इंटीग्रल वैल्यूज इन द रेंज ऑफ a। मतलब a की पॉसिबल वैल्यूज जितनी भी हो सकती हैं उसमें से सिर्फ a की वो वाली वैल्यूज लिख दो जो इंटीजर होंगी, है ना? ठीक है, यस सर। ठीक है, मतलब कुछ रियल रियल। अच्छा, और ये भी बोला हुआ है कि कंटिन्यूअस है ऑन ऑफ। ठीक है, सबसे पहले तो सिग्नम फंक्शन जल्दी से अगर रिकॉल करो, सिग्नम फंक्शन क्या लिखते थे हम? सिग्नम फंक्शन ऑफ x लिखते थे हम, ऐसे लिखते थे -1 0 1, जब x लेस देन 0 है, जब x इक्वल टू 0 है, जब x ग्रेटर देन 0 0, है ना? तो अब यहाँ पर सिग्नम फंक्शन में क्या लिखा है? सिग्नम फंक्शन ऑफ क्या लिखा है ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 रूट में लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात मुझे क्या समझ में आती है कि भाई डोमेन का अगर एलिमेंट निकाल रहा हूँ, x की वैल्यू चाहे मैं कुछ भी लूँ, सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है, पर सिग्नम फंक्शन में मुझे पता है कि भाई अंदर वाला जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए भाई? नेगेटिव। नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये क्या होना चाहिए? ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 भी चलेगा? चलेगा इक्वल टू 0। चलेगा भाई, इक्वल टू भी चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर अंदर वाला 0 होगा तो चलो भाई 0 आंसर आ जाएगा, 0 का रूट डिफाइंड तो है ही ना, तो चलो चल जाएगा। ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 आप कह रहे हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, और क्या गिवन है इन्हें? अच्छा, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? कॉट इनवर्स x स्क्वायर माइनस a। क्या होता था भाई डोमेन कॉट इनवर्स का? एवरी रियल नंबर। अच्छा, डिवाइड में लेकिन 0 नहीं आना चाहिए, पर कॉट इनवर्स 0 कब आएगा भाई? कॉट इनवर्स 0 हमारा जब x स्क्वायर माइनस a इंफिनिटी होगा, नॉट डिफाइंड, है ना? है ना भाई? याद आ गया भाई? कॉट जो नॉट डिफाइंड होता है वो 0 पे होता है, 10 90 के ऑड मल्टीपल पे होता था, याद है? Yes, सभी को? तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 ना हो जाए, तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो 0 तब आएगा जब जो x स्क्वायर माइनस है वो नॉट डिफाइंड यानी इंफिनिटी होगा, पर ऐसा तो होगा ही नहीं क्योंकि x की वैल्यूज हम रियल नंबर ले रहे हैं, तो आंसर डिफाइंड ही आएगा। ये बात क्लियर है सभी को? मतलब ऐसा सोचने से ऐसा लग रहा है कि हम x स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 0 बना देंगे, पर x स्क्वायर माइनस a को 0 करके 0 नहीं आएगा ना आंसर, क्योंकि कॉट की वैल्यू 0 तो 90 या 90 के और मल्टीपल्स पे होती है, तो नीचे 0 आएगा ही नहीं। ये बात क्लियर होगी सभी को? यस सर। ठीक है बेटा, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि x स्क्वायर माइनस a की वैल्यू नॉट डिफाइंड बनानी है हमें, लेकिन अगर x रियल ले रहे हैं हम तो भाई और a की वैल्यू भी रियल लेंगे कुछ ना कुछ, तो नीचे नॉट डिफाइंड आएगा ही नहीं। ये बात क्लियर है? मतलब सॉरी, 0 नहीं आएगा। ये बात क्लियर है? यस सर। तो अल्टीमेटली यानी कि किस पे डिपेंड करता है? इस कंडीशन पे डिपेंड करता है बस। अब इस कंडीशन को इवैल्यूएट करना है और आंसर निकालना है। अब इस कंडीशन को मैं कैसे इवैल्यूएट करूं भाई? मैंने तुम्हें शायद क्वाड्रिक जब पॉलिनोमियल का कुछ कंडीशन बता रहा था, उसमें कुछ मैंने समझाया था कि भाई कोई भी ऐसा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल लिखा है
एक्सप्रेशन ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है इफ a अगर बड़ा हुआ d लेस देन 0, और अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमेशा लेस देन 0 होता है इफ a इज लेस देन 0 एंड d इज आल्सो लेस देन 0। याद है? यस ठीक है, सर। तो फिर हमारा यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फिर क्या रख देंगे भाई? सबसे पहला रूल कि भाई जो ये फर्स्ट लिखा है a, ये तो बड़ा होना चाहिए 0 से, ये क्लियर हो गया। और d निकालना, इसका क्या आएगा? b स्क्वायर माइनस का 4 ac, a स्क्वायर माइनस 4 ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू भी चलेगा 0। ये क्लियर है? ठीक है भाई? यस सर। तो इससे क्या आएगा आंसर? अब तुम्हें इनइक्वालिटी सॉल्व तो करना आता है भाई। a स्क्वायर माइनस 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दो। कैसे करोगे? कॉमन लोगे पहले, a माइनस 4 क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, 0 और 4 नंबर लाइन बनाओगे। 0 से कम नहीं लेना भाई, क्योंकि a उसने कहा है बड़ा होना चाहिए, तो ये तो भूल ही जाओ। 0 से 4 के बीच में कुछ भी लो, क्या आ रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? 0 से 4 के बीच में लेंगे तो क्या आएगा भाई? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। सर डी को लेस देन 0 करना था। मैंने ग्रेटर देन रख दिया क्या? अरे हाँ यार सॉरी, ए को बड़ा रखना, तो मैं लिखूं, क्योंकि अब 0 से 4 के बीच में नेगेटिव आएगा और 4 से बड़े में तो इन्फिनिटी तक हो जाएगा, तो ए की वैल्यूज कैसे बताएंगे? तो मिस्टेक पता भी लग जाएगी तुम्हें सॉल्व करते करते, यार ये तो गड़बड़ जा रहा है, हमने उल्टा रख दिया। ये रखना था भाई हमें लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो हमारा इंटरवल समझ में आ गया। ए कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 4। अब 0 से 4 में 0 इंक्लूड और 4 इंक्लूड करूं या नहीं करूं? जल्दी से बताओ। जीरो और 4 को बेटा इंक्लूड करें या नहीं करें? भाई जब यहां पर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो इंक्लूड हो जाएगा ना। क्लियर है? 0 और 4 दोनों। आया भी सभी को समझ में? सर इसमें एक डाउट है, बोलो बोलो। अगर हम मतलब सिग्नम के अंदर वाला जो फंक्शन लिखा है उसको अगर हम 0 कर देंगे तो पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर वो ग्रेटर देन 0 तब उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ और होगी, तो इसकी वजह से एक मिनट, सिग्नम वाले पार्ट को तुम कह रहे हो कि मतलब ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 वो कभी 0 आ जाएगा, तो सिग्नम 0 पे 0 होता है, ये कह रहे हो तुम, है ना? तो फिर पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है ठीक है। लेकिन अगर हमने कुछ ग्रेटर देन 0 रखा तो फंक्शन बन जाएगा सिर्फ 1/cot इनवर्स वाली चीज, ठीक है। तो उसकी वजह से डिसकंटिन्यूटी जो आ जाएगी। डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आएगी? नहीं नहीं, वो कह रहा है ए की वैल्यू, उसने ये भी तो बोला है ये कंटिन्यूस है, लेकिन ए की वैल्यूज तो बतानी है, जिन ए की वैल्यूज के लिए ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। अब ए की हमारी ए की जो वैल्यूज निकली है वो अब ऐसी निकली है ना कि आएगा ही नहीं ना। बात समझ में आई? नहीं आया काफी समझ में? सर मतलब अगर इक्वल टू 0 कर रहे हैं हम सिग्नम के अंदर वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ठीक तो है उसकी वजह से डिसकंटिन्यूटी जो आनी चाहिए, क्योंकि बीच बीच में जब फंक्शन की वैल्यू एकदम से 0 हो जाए, वन अपॉन तुम कह रहे हो 1/cot इनवर्स ऐसा आ जाएगा, ये कह रहे हो? अगर ग्रेटर देन है तब ये आएगा, और अगर मतलब इक्वल टू 0 तो पूरे फंक्शन की 0 में तो वैल्यू 0 जीरो ही आ गया, वो तो 0 ही आ गया, 0 कॉलम में बन गया। तो ठीक है। उसकी वजह से डिसकंटिन्यूटी जो आ जाए। कहाँ पे आएगी ये भी पूछ लो, कहाँ पे आएगी डिसकंटिन्यूटी? मतलब जैसे अगर हम फंक्शन को पीस वाइज अगर डिफाइन करें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल उसकी ठीक है। वजह से उन पॉइंटों पर जहां पर मतलब एकदम से फंक्शन जैसे जा रहा था फिर एकदम से 0 हो गया। नहीं पता क्या है इसमें, क्या है इसमें, हमें वो चेक नहीं करना, आएगा ही नहीं। मतलब ए की जो वैल्यूज हमने ली है ना, ये जो ए की वैल्यूज आ रही है हमारी 0 से 4 तक, ऐसा लेकर अगर हम जब भी लेंगे तो ऑलवेज कंटिन्यूस ही आएगा, क्योंकि एक तो पहले तो इसने बोल दिया, तो इसमें मतलब टाइम भी वेस्ट मत करो कि भाई आएगा डिसकंटिन्यूस कहाँ पे होगा, कंटिन्यूस कहाँ पे होगा, ये बोल ही दिया इसने।
तो हमें बस ए का वो निकालनी वैल्यू, सच वैल्यूज जहां पर ये जो फंक्शन है हम प्रॉपर्ली लाइक डिफाइन प्रॉपर कर पाए इस तरह से। तो हमने देखा कि रूट के अंदर भाई बस नेगेटिव वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, नीचे वाले को थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि नीचे वाला भाई जीरो तो नहीं आ जाएगा, तो हमने सोचा कॉट इनवर्स जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि नीचे जीरो तब आएगा जब हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, और एक्स अगर और ये हमारे रियल नंबर है तो भाई नीचे नॉट डिफाइंड आएगा ही नहीं, जीरो आ सकता है बट कॉट इनवर्स जीरो पे जीरो नहीं होता, पाई बाय 2 या कुछ ऐसा आएगा। ठीक है सर वो वाला पार्ट उतना क्लियर नहीं है कि सिग्नम के अंदर वाली चीज को ग्रेटर देन तो रख दिया वो ठीक है, लेकिन इक्वल टू जो रखा साथ में। इक्वल टू जीरो, यस सर। तो इक्वल टू जीरो रखने से बेटा न्यूमरेटर में जीरो आ गया, तो जीरो अपॉन समथिंग क्या होता है, जीरो होगा, राइट। यस सर, तो और ठीक है, अगर ग्रेटर देन जीरो रखेंगे तब कुछ और वैल्यू आएगी। अगर किसकी वैल्यू, सिग्नम वाले की, अच्छा जो अंदर ये वाला पार्ट कह रहे हो, हाँ अगर एक ग्रेटर देन तो तो ये फंक्शन वन आएगा, ये तो फिर वन आएगा, वन आएगा, वन आएगा, और रूट हाँ वन तो वन होता है। मतलब फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग जो होगी यहाँ पर a इक्वल्स टू 0 या 4 पर फंक्शन की वैल्यू। एक सेकंड एक सेकंड। अच्छा एरिया बेटा प्रिंस, आपको ये गिवन था ना इसमें कि ये कंटीन्यूअस फंक्शन, ये बोला उसने? यस सर। एक second। ग्राफ बना के देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। लेट्स से y इक्वल्स टू दिया हुआ है, जीरो के लिए तो क्लियर है, वो तो जीरो कॉलम बन जाएगा, तुम कह रहे हो वन आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, और नीचे क्या था भाई डिवाइड में? कोट इनवर्स कॉट इनवर्स क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए। ए हमने 0 से 4 के बीच में लिया है, लेट्स से 1 ले लेते हैं। हाँ अब बताओ काव्य बेटा कहाँ पर ये डिसकंटिन्यूटी है बताओ। सर तो ये जो ग्राफ बनाया आपने ये तब बनाया जब a की वैल्यू 1 2 या 3 में से है, और जब a की बोलो ये की वैल्यू क्या लूं? मतलब ये जो अभी ग्राफ बनाया ये तब का बना जब a की वैल्यू 1 2 या 3 है, 0 से लेकिन 4 जब 0 से 4 0 से 4 0 से 4 जब 0 या 4 होगा तब फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी ना? नहीं, ये लो a की वैल्यू 0 कर दी हमने। नहीं a की 0 करेंगे तो ऊपर वाली टर्म भी तो 0 हो जाएगी सिग्नम वाली, तो नहीं पूरी यार वैल्यू। यही, अरे नहीं भाई नहीं, न्यूमरेटर वाली वैल्यू अगर हम 0 करेंगे तो देखो ना क्या आएगा, न्यूमरेटर वाली वैल्यू अगर a 0 करते हैं, ये लो देखो ना, अरे यार 1 तो बच जाएगा भाई, सिग्नम 1 क्या होगा, 1 नहीं आएगा, क्लियर है? बोलो भाई काफे। मतलब पर सॉल्व करके तो ऐसा है कि क्वाड्रेटिक a इक्वल्स टू 0 या 4 एक पर मिनट यार, अगर आप कह रहे हो a की वैल्यू 0 कह रहे हो ना कि सर अगर आप a की वैल्यू 0 लेते हो तो क्या हो जाएगा, ये कह रहे हो ना, ये लो मैंने ले लिया, a की वैल्यू मैंने 0 ले ली, आप सर कह रहे जो हो e की वैल्यू 0। इनइक्वालिटी सॉल्व की उससे इनइक्वालिटी जो मैंने सॉल्व करा है a स्क्वायर माइनस 4a, मैंने d लेस देन इक्वल टू 0 रख दिया ना, यही कह रहे हो ना? यस सर। अच्छा तुम ऊपर वाला कह रहे थे ना, इसकी वजह से कह रहे हो कि a यहाँ पर सर आपने लिखा है ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर आपने a 0 वाला भी ले लिया, ये कह रहे हो ना तुम? अब समझाया, ये कह रहे हो? यस सर। अच्छा ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, हाँ लेकिन ठीक है यार, a अच्छा a ग्रेटर देन 0, नहीं a यार वो ग्रेटर देन 0 जो हम लिख रहे हैं 0 नहीं ले रहे वो इसलिए लेते कि भाई क्वाड्रेटिक बनना चाहिए, पर ऐसा थोड़ी ना कि वो क्वाड्रेटिक होना ही चाहिए भाई, यहाँ पर तो कोई कंडीशन थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना बनाया गया कि भाई ये जो लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होना चाहिए, वो तो जो हम लिखते थे ना, तुम्हें याद होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब लिखते हैं तब ऐसा बोल देते हैं कि भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जिसमें a नॉट इक्वल टू 0, वो तब बोलते हैं जब ये क्वाड्रेटिक ही रखना है, अगर क्वाड्रेटिक नहीं रखना, कोई भी कांस्टेंट आ जाए चाहे लीनियर आ जाए, फिर तो a के ऊपर कोई कंडीशन ही नहीं है ना, क्लियर है? ओके सर। तो यार इस क्वेश्चन में हाँ मतलब ऐसे रटना नहीं है, अब मैं समझ गया तुम क्या कंफ्यूज हो रहे हो, चलो अच्छा है, और बच्चों को भी क्लियर हो गया होगा। यार ऐसा थोड़ी ना बोला गया कि सिग्नम के अंदर जो लिखा हुआ है वो इसने ये थोड़ी ना बोला कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हाँ तो मैंने ये जो मैंने अभी जो फॉर्मूला समझाया ये तो मैंने इसलिए बताया था कि a ग्रेटर देन 0 या a 0 नहीं लेते, ये तो मैंने इसके लिए बता रहा था कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दिया है तो क्वाड्रेटिक है तो फिर पक्का नहीं होगा भाई a 0, लेकिन इसने ऐसा थोड़ी ना बोला, इसने तो सिग्नम के अंदर कुछ लिख दिया, ये थोड़ी ना बोला कि क्वाड्रेटिक है, क्लियर हो गया, इसलिए मैंने 0 ले लिया, क्लियर है?
बोलो भाई, सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, बाकी मैंने ग्राफ बनाकर वो दिखा दिया, ले लोगे तो आएगा तुम्हारा। हाँ बोलो बोलो। सर लेकिन जब जब मतलब सिग्नम की वैल्यू 0 होगी तब फिर फंक्शन की वैल्यू भी तो 0 हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होता है। जीरो y इक्वल टू जीरो तुम्हारा क्या एक्स एक्सिस नहीं है? भाई कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस का मतलब वो ब्रेक होना चाहिए। तो अगर y इक्वल टू जीरो, जीरो पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होगा? पूरा का पूरा एक्स एक्सिस नहीं होगा? बोलो भाई। हाँ काफे, कंटिन्यूस नहीं होगा फिर? फिर मैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, अब आ गया लेकिन मेरे को अब समझ। हाँ, जीरो पॉलिनोमियल भी समझ में आ गया, अब कंटिन्यूस मतलब की मैं मैं ए हाँ वैल्यूज से वैसे कंफ्यूज हो गया जैसे एक्स की वैल्यू होती समझ गया, अब क्लियर है? है। यस सर। ठीक है, चलो अच्छा है, डिस्कस कर लिया और भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो क्वेश्चन में मैथ्स में यही होता है, लाइक फैक्ट कॉन्सेप्ट हमें पता है, बट जब क्वेश्चन आता है तो कई बार हम बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। जैसे तुम सोच रहे हो वो क्वाड्रिक है तो सर ने जीरो क्यों बना दिया, ए की वैल्यू क्यों ले ली? क्वाड्रिक में तो ये हम बोलते हैं भाई जीरो नहीं लेते हैं, नहीं होना चाहिए। तो बेटा ऐसा नहीं कि ऊपर वाला क्वाड्रिक ही बोला उसने, तो कोई सा भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है या कुछ भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो भाई हो सकता है जीरो, उसमें कोई कंडीशन तो ना लगी हुई। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? और 5 वैल्यूज आएंगी 0 से 4 तक, और 0 1 2 3 4, क्लियर है सभी को? क्योंकि इनफाइनाइट है वैसे तो वैल्यूज, लेकिन उसने इंटीग्रल वैल्यूज बोली है तो यही 4 1 से 4 और एक 0 इंक्लूड करके 5 वैल्यूज आएंगी। ऑप्शन में लिखा होगा, पक्का 4 में लिखा होगा ऑप्शन में, तो बच्चे ज्यादातर फिर इसको 4 ही करके आएंगे, 5 नहीं करके आएंगे। और इसमें तो कोई तुम्हें डाउट भी नहीं होगा कि हम गलत कर रहे हैं। तो मैंने यही वाली बात बोली ना कि वो सारे ऑप्शन ऐसे डालते हैं कि बच्चा मतलब जहां जहां पे कॉन्सेप्चुअल एरर, मैंने बोला ना कि जो जिसमें तुम्हें 100% यार श्योर नहीं हो मत ही करा करो उसे। ठीक है, मतलब रिस्क मत लिया करो। एक बार टेम्पटेशन आता है, मतलब लालच लगता है कि अरे यार पूरे 4 नंबर आ जाएंगे, हम जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ग्रेटर देन जीरो होता है, तो हमने लगा दिया। फिर पता लगा, फिर बाद में कोई एक्सप्लेन करेगा, समझ में आएगा तो समझ में आएगा अरे यार इतनी सी मिस्टेक की वजह से 4 नंबर वो भी उड़ गए और -1 और हो गया हमारा। ठीक है, तो बेटा गैसिंग गेम नहीं खेलनी, मतलब जितना जो भी तुम्हें गट फीलिंग आती है कि हम सही कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअली, मिस्टेक तो सिली मिस्टेक तो होनी नहीं चाहिए तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उसकी तो प्रैक्टिस करो। एंड क्वेश्चन को देखकर वो जज करना, ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कंटिन्यू करें या नहीं करें। कई क्वेश्चन बहुत बड़े लेंथी लगेंगे तुम्हें, आए भी हुए कई क्वेश्चन, मैं देख रहा था बड़े लेंथी आए हुए, मतलब उसमें सॉल्विंग करने बैठो तो बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब लिखना पड़ेगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि लिखने का तरीका होता है कि थोड़ा बहुत जो आप रफ में शीट वगैरह में लिखोगे तो लिखने का तरीका होता है। आप अगर जैसे सब्जेक्टिव एग्जाम देते हो, बोर्ड के पेपर दिए होंगे या स्कूल के एग्जाम देते हो, तो उसमें जैसे लिखते हैं भाई वैसे मत लिखना कभी भी। मतलब एक होना चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कितना लिखना है। अगर तुम वैसे लिखने बैठ गए तो पक्का गारंटेड दे रहा हूँ पूरा पेपर चाहे तुम्हें आता हो तुम कर ही नहीं सकते भाई 1 घंटे में, 2 घंटे में भी नहीं होगा, गारंटेड दे रहा हूँ पूरा का पूरा पेपर अगर वैसे लिख के करोगे तो। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स से ये अच्छा क्वेश्चन था एक फंक्शन का, इससे कई सारी चीजें मिलेगी सीखने को। डिस्कस करने वाला एक फंक्शन दिया हुआ है आर से आर, रियल नंबर डिफाइंड है। एफ एक्स कुछ ऐसा दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 5। बताना किसी का आया था कि इफ जी एक्स इज फंक्शन सच दैट कि एफ ऑफ जी एक्स मतलब फॉग जो है इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन जी डैश 63 बताना है क्या था। ऑप्शन दिए हुए थे इसके, बट ऑप्शन नहीं दे रहा हूं अभी मैं। बताओ भाई, पहले सबसे पहले पढ़ा जैसे मैंने, देखो मैंने फिर वही बोला था ना 1 मिनट मुझे पढ़ना है, 1 मिनट पढ़ के मुझे अगर बातें कनेक्ट कर पाता हूँ, समझ में आ रहा है क्या करना है तो मैं स्टार्ट करूंगा, नहीं तो 1 मिनट बाद छोड़ दूंगा इसे। अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा तो 30 सेकंड में भी समझ में आ जाएगा कि भाई आगे कंटिन्यू नहीं करना, तो लिंक ही नहीं कर पा रहे, करना क्या इसमें। तो बताओ जल्दी से, 30 सेकंड ही दूंगा तुम्हें सोच कर कि बताओ पहला क्या समझ में आ रहा है, क्या कंक्लूड करने इस बात से। एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स एक फंक्शन है और फॉग दिया एक्स, और जी डैश 63 निकालना है। भाई जब तक जी एक्स निकलेगा नहीं, मतलब ये बात देखो, मतलब अगर मैं क्वेश्चन को मतलब स्टार्टिंग से बड़ा नहीं आया समझ में, पर मैं क्वेश्चन को उल्टा समझता हूँ ऐसे। भाई ये चीज तो तभी आएगी जब जी एक्स पता होगा, मतलब जी डैश पता होगा, उसमें आप एक्स के लिए 63 पुट करोगे, और ये तब निकलेगा जब जी एक्स पता होगा। क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन में तो एफ एक्स गिवन है, जी एक्स बोला बस एक फंक्शन है, तो मैं जी एक्स तो मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा। तो जी एक्स अगर निकल सकता है तो बस एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है एक्स्ट्रा, क्या भाई ये।
एफ ऑफ जी एक्स गिवन है एक्स, यानी कि फॉग गिवन है एक्स। इससे कुछ समझ में आया? अगर इससे बात समझ में आती है तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अगर इसको समझ ही नहीं पा रहा हूं मैं तो भाई 30 सेकंड में छोड़ दूंगा इसे, कि नहीं आ रहा समझ में, बाकी बाद में देखेंगे। बताओ भाई, मतलब इसमें इनवर्स फंक्शन यूज हो रहा है, जी इनवर्स, मतलब जी इनवर्स कह रहा हूं, सॉरी जी डैश डेरिवेटिव यूज हो रहा है, फॉग यूज हो रहा है, तो कुछ इनवर्स का एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि इनवर्स फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा याद आ रहा है? चलो मैं एक फिर बता देता हूं, अगर याद नहीं आ रहा है तो शायद हो सकता है मैंने ज्यादा डिस्कस भी नहीं करा ये वाला पॉइंट। अगर एक एफ एक्स फंक्शन लेते हैं भाई 3x - 2, जल्दी से इसका इनवर्स निकाल के बताओ क्या आएगा। इस फंक्शन का भी इनवर्स जल्दी से बताओ क्या आएगा। x + 2/3। पक्का दिख रहा है? क्या कहते हैं, कौन सा फंक्शन है ये भाई? बाइजेक्टिव है। अच्छा, ऊपर वाला बाइजेक्टिव है क्या? ये कह सकते हैं बाइजेक्टिव है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को बोल सकते हैं बाइजेक्टिव होगा भाई। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल को डायरेक्टली बोल सकते हो आप, कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बेकार में हम चेक करेंगे। क्वाड्रिक के लिए देखना पड़ता है, क्वाड्रिक वाला भाई बाइजेक्टिव जरूरी नहीं, क्योंकि 2 पॉइंटों पे सेम वैल्यूज आ जाती है भाई की। क्यूबिक पॉलिनोमियल को पक्का बोल सकते हैं भाई। क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर तुम्हें ग्राफ पता है, मैंने कहा था एक ऊपर साइड होती है एक नीचे होती है, तो ये कंफर्म है। अच्छा नहीं, कंफर्म नहीं है भाई, क्योंकि 2 पॉइंटों पे कट कर सकता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये कैसे कंफर्म करेंगे कि बाइजेक्टिव है? अच्छा देखो, अब जैसे तुम कहते हो ना कि तुक्का लगाया हमने भाई, हमें लग रहा था होगा ही, जैसे तुमने पीछे काफी आपने बोल दिया वो मिड पॉइंट ही लग रहा है। इसमें मैं बोल सकता हूँ, कि भाई ये पक्का बाइजेक्टिव होगा। मतलब ऐसे मैं चेक कर सकता हूँ, चेक करके प्रूव भी कर देंगे। बट अब ये वाला जो टाइम है इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेटेड गैस है। कैलकुलेटेड गैस क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, कि अगर आपका यहाँ पर एक बार इसको जी मान लो भाई, ये जो मैंने इनवर्स लिखा ना, इसको जी मान लो, और एक बार मुझे बताना फॉग क्या आएगा। तो बताएगा फॉग की वैल्यू क्या आएगी। कॉम्पोजिट फंक्शन निकाल दो, एफ ऑफ जी करके देखना क्या आएगा, एक्स ही आएगा, निकाल लो। आ रहा है? यस सर। पक्का एक्स आएगा। तो ये फैक्ट है। क्या फैक्ट है? कि अगर एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स निकालोगे, एक्स ही आएगा भाई। ठीक है, अगर मतलब जी एफ का इनवर्स है तो फॉग निकाल लो या गॉफ निकाल लो, आइडेंटिटी फंक्शन यानी एक्स ही आएगा। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब y इक्वल टू एक्स, मतलब अगर इसको हम एक फंक्शन बोल रहे हैं, फॉग को y फंक्शन बोल रहे हैं, तो y इक्वल टू एक्स ही आइडेंटिटी फंक्शन होता है ना। क्लियर है सभी को? भी ये वाला पॉइंट क्लियर है भाई? यस सर। हमने करके भी देख लिया। ये हमेशा याद रखना, ये वाला फैक्ट कहीं पे लिख लो कि अगर जी एफ का इनवर्स है तो फॉग या गॉफ निकालोगे, आइडेंटिटी फंक्शन ही आएगा पक्का। लिख लिया सभी ने? अब ये वाली बात मुझे पता है, तो इस क्वेश्चन को देखकर मैं समझ तो गया कि भाई ये जो जी एक्स फंक्शन होगा, क्योंकि अगर एफ ऑफ जी एक्स अगर एक्स लिखा हुआ है तो पक्का एक ही फंक्शन हो सकता है, जी एक्स एफ एक्स का इनवर्स ही होगा। ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये बात सभी को आई समझ में भाई? जी जो है एफ का इनवर्स, ये बात समझ में आ गई सभी को? अब लेकिन मैंने जो बात बोली, अब यार मैं टाइम वेस्ट करूंगा इसको चेक करने के लिए कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। बताओ, टाइम वेस्ट करूं? क्योंकि देखो क्वेश्चन बना है तो ऑप्शन गिवन होंगे, और मान लो नन ऑफ दीज है नहीं, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि पक्का इनवर्स ही होगा, नहीं तो कोई तरीका ही नहीं निकालने का, मतलब कोई निकाल नहीं सकता फिर। तो ये वाले ना मैं टाइम बचा लूंगा कि यार मैं चेक नहीं करता मैं से कि भाई ये इन्वर्टेबल है या नहीं, टाइम वेस्ट होगा। पर हम क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी सीख रहे हैं तो चलो चेक करते हैं इसे। कैसे चेक करें भाई एफ एक्स को कि भाई ये इन्वर्टेबल होगा, मतलब बाइजेक्टिव है ये, कैसे चेक करें भाई? ट्रेडिशनल मेथड तो नहीं लगेगा इसमें। ट्रेडिशनल मेथड मतलब या तो मैं ऐसे चेक करूँ, इतना टाइम लगाऊं, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, और दैट इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। फिर ऑन टू के लिए वो अच्छा ऑन टू के लिए तुम चेक कर ही नहीं पाओगे वैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से, क्योंकि एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल ही नहीं पाओगे। क्वाड्रिक होना है जो परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे, कर ही नहीं पाओगे। फिर क्या करें भाई? ग्राफिकल मेथड से, हाँ डेरिवेटिव या ग्राफिकल मेथड से सीखते हैं। क्या था भाई? एफ डैश एक्स क्या आएगा? एफ एक्स गिवन है एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस 5, तो आ गया 3x² + 1
ये कंफर्म है भाई, ग्रेटर देन 0 है कंफर्म। यस सर। अच्छा ग्रेटर देन 0, तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि ऊपर ही ऊपर चलेगा। तो जो हमने ये बनाया था, ये बात समझ में आ गई। मैंने क्या बोला था, मैंने ग्राफ बनाया था, कहाँ गया, मैंने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया था भाई, क्यूबिक पॉलीनॉमियल का मुझे पता है ऐसा कुछ जनरल सा ऐसा ग्राफ होता है, बट ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, ऐसा भी हो सकता है कि बस ऐसे ही चला गया ऊपर। तो यहां से देखकर तो समझ में आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल हो जाएगा, ये तो 1 1 नहीं है। पर अब ये बात समझ में आ गई ना कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये बात क्लियर है। Yes, sir. तो मतलब अब हमें कम से कम ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है कि भाई ऐसे चेक करना है। तो ये बात समझ में आ गई, ग्रेटर देन 0 मतलब अच्छा ग्रेटर देन 0 है मतलब इक्वल टू भी 0 नहीं होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बात समझ में आ गई भाई, एक्स के लिए तुम 0 भी पुट कर दोगे आंसर 1 आ जाएगा, यानी अभी भी ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया, ये बात पता लग गई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये बात क्लियर हो गई भाई, नीचे आएगा ही नहीं वो, तो 2 पॉइंटों पे कट ही नहीं करेगा ग्राफ, मतलब इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसे जाएगा। तो ये बताओ, इस ग्राफ को देखकर बता दो 1 1 ऑन 2 दोनों है या नहीं है भाई। रेंज और कोडोमेन दोनों, रेंज और कोडोमेन दोनों सेम है इसमें, हाँ, क्योंकि वाई सारी वैल्यूज कवर कर रहा है और डोमेन हमारा रियल नंबर है, मतलब हर एक के लिए, मतलब ऐसा तो नहीं कि किसी 2 वैल्यूज के लिए सेम आंसर आ जाए, नहीं आएगा ना। नो सर। क्लियर हो गया। तो भाई ये वाला फैक्ट हमें वैसे, मतलब मेरे को टाइम वेस्ट पेपर में नहीं करना चाहिए। अब देखो मैं जो मैं बता रहा हूँ कि मुझे पेपर में ये चीज करनी ही नहीं चाहिए कि भाई ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं, और कोई तरीका ही नहीं है, सॉल्व ही नहीं होगा, ये कंफर्म बात है कि इस इंफॉर्मेशन के अलावा कि अगर जी जो है एफ का अगर इन्वर्स नहीं है तो मैं निकाल ही नहीं सकता इस क्वेश्चन को, सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है भाई, तो हमने ये कंक्लूड कर लिया, सॉरी जी जो है एफ इनवर्स है। ये बात क्लियर होगी भी सभी को। Yes, sir. अब क्या करें भाई, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, क्या निकालना था भाई, जी डैश 63 पे निकालनी है ना, जी डैश 63। तो सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैंने ये देख लिया कि फॉग जो है वो एक्स के इक्वल है, और ये वाली बात पता है जी जो है एफ इनवर्स के इक्वल है, और जी डैश 63 निकालना है, और एफ एक्स की बनता कितना, एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस 5। चलो बताओ इन सारी बातों को रिलेट करो कि करें क्या हम भाई। जी डैश कहां से लाएं, जी फंक्शन तो अभी भी निकलेगा तो नहीं, ये बात समझ में आ रही है सभी को भाई, तुम एफ का इनवर्स निकाल नहीं पाओगे, ये बात समझ में आ रही है। ये बात आ रही है समझ में सभी को भी। सर जी डैश हमारा एफ भी नहीं होगा, अगेन अगेन, जी डैश हमारा एफ भी नहीं होगा। जी इनवर्स एफ होगा यार, जी डैश नहीं। यस। अब देखो यही मैं बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक या सिली मिस्टेक कर देते हैं हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा भाई जी एफ का इनवर्स है। अब आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो जी डैश जो है वो एफ के इक्वल होगा, जी का इनवर्स एफ के इक्वल होगा, पर जी इनवर्स की तो मुझे जरूरत ही नहीं है ना यार, मुझे तो जी डैश चाहिए ना। तो ये वाली बात मैंने क्या कर दी, गड़बड़ कर दी, इसको लेकर मैंने सॉल्व कर दिया, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं बेटा, बहुत आराम से, बहुत आराम से। तो ये बात, अच्छा ये बात सभी को समझ में आ रही है ना भाई, एफ इनवर्स में निकाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक होता तो मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाकर वो निकाल लेता एक्स की टर्म्स में वाई की वैल्यू, और अगर लीनियर होता तो वैसे निकाल लेते हैं, पर ये तो निकलेगा ही नहीं, ये बात समझ में आ गई। तो यानी कि अब मुझे यहाँ पर 10 सेकंड के बाद ये समझ में आ जाता है निकलेगा नहीं, तो मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना, कुछ और तरह से सोचना है। क्या भाई, एक ही चीज गिवन है, बस ये गिवन है भाई, एफ इनवर्स में निकाल नहीं सकता, ये गिवन है। तो यहाँ से भाई यहाँ से जी इन वो कैसे लाएं, मतलब एफ जी एक्स ऐसे लिखा हुआ है, इस इक्वेशन में अगर मैं वो करता हूँ, डेरिवेटिव करता हूँ, डेरिवेटिव करूंगा तो जी का डेरिवेटिव आ जाएगा, नहीं आएगा ना भाई, ये तो आएगा एफ डैश जी एक्स, और जिसको मानते हैं आ जाएगा ना, आ गया आएगा भाई, जिसको मानते हैं उसका डेरिवेटिव यही आएगा ना भाई। फॉग का भाई अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो यही आएगा ना, एफ डैश जी एक्स, जो इनपुट है वही का वही, और जिसको माना है एक्स हमने उसका डेरिवेटिव, ये ठीक कर लिखा है भाई मैंने, बताओ भाई ठीक है। यस सर। हाँ सभी को बेटा डेरिवेटिव समझ में आ गया कैसे लिखा मैंने। पर यहां से अब सॉल्व कैसे करें भाई, एक्स की वैल्यू हम रख देते हैं
63 पर प्रॉब्लम ये हो गई कि g डैश 63 इक्वल टू आ गया 1 अपॉन f डैश g 63 पर ये तो हमें पता ही नहीं है g डैश 63 कहाँ से निकाले, gx ही नहीं पता तो कहाँ से निकलेगा वो। इससे नहीं होगा भाई, फिर क्या करें। अच्छा मैंने कहा था कि f जो है f इनवर्स जो है वो g के इक्वल है, तो फॉग मैंने कहा कि फॉग हमें x के इक्वल दिया हुआ है, तो इसका उल्टा भी तो ट्रू है भाई। ये बात क्लियर है भाई, f ऑफ f इनवर्स निकालो या f इनवर्स ऑफ f निकालो, दोनों x ही आएंगे आइडेंटिटी फंक्शन। ये क्लियर है, बोल दो भाई यस सर नो सर, ये ठीक है। यस सर। यस बाकी सभी को आ रहा है बेटा समझ में, या दोबारा से अगर क्वेश्चन समझाऊं, कहीं लॉस्ट हो गया कि अरे यार क्या करने लगे सर। मैंने ये तो समझा दिया कि भाई इन्वर्टिबल फंक्शन है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, वैसे भी पता लग रहा था, हो गई ऐसे सॉल्व। फिर जो अब हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं अब यार जी डैश मतलब डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस कर दे जी का। तो जी इनवर्स मैंने एक इक्वेशन ये थी जो एफ ऑफ जी एक्स, इससे इंट्रोड्यूस कर दिया। पर प्रॉब्लम ये है कि हमें जी एक्स भाई पता नहीं है, तो मैं कैसे मतलब जी 63 कहाँ से निकालूं। जी एफ का इनवर्स है, इनवर्स एफ इनवर्स निकलेगा नहीं, तो ये छोड़ दो भाई ये वाला तरीका। फिर मैंने क्या कहा, मैंने दो बातें बोली, एक तो ये वाली बात और एक दूसरी बात। तो ये दोनों ट्रू हैं, अगर एफ जी का इनवर्स है तो मतलब जी का इनवर्स जो होगा वो एफ के इक्वल होगा भाई, तो ये दूसरी वाली बात भी सही होगी। गॉफ निकालेंगे तो वो भी एक्स आएगा। अब अगर मैं गॉफ का डेरिवेटिव करता हूँ तो बताना क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव लिखो, क्या लिखोगे भाई, जी डैश बताओ, मैंने लिखूंगा जल्दी से बताओ क्या लिखूं, g डैश fx जी डैश एफ एक्स और फिर बाहर क्या आएगा मल्टीप्लाई में f डैश x एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। इसका मतलब अब अगर मुझे g डैश 63 चाहिए तो मुझे ये समझ में आ गया कि एफ डैश में पता नहीं क्या मतलब क्या आएगा ये नहीं पता, लेकिन अब ये समझ में आ गया कि ऐसा अगर चाहिए तो भाई एफ एक्स की वैल्यू मुझे 63 लानी है ना, यही है ना मतलब। एफ एक्स की वैल्यू 63 रखकर मुझे क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी, क्या निकलेगी। एफ एक्स याद है क्या था, एफ एक्स तो पता है भाई कितना था, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 63। इसको सॉल्व करके एक्स बता सकते हैं क्या, वो वाली एक्स की वैल्यू ले लेंगे और आंसर आ जाएगा, फिर हो गया। बट ये सॉल्व हो जाएगा क्या, क्यूबिक है ये, 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस का 68। क्यूबिक पॉलिनोमियल को वैसे ऐसे करते हैं कि कुछ ऐसा पुट करो कि 0 आ जाए, तो 1 पुट करेंगे नहीं आएगा, 2 3 4 4 से आ जाएगा, 4 से आएगा 64 प्लस, हाँ तो भाई आ गया, हिट एंड ट्रायल मेथड से ही होगा भाई। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि 4 पुट करके ऐसा होगा, तो x की वैल्यू 4 रखने से, अच्छा देखो जो वैल्यूज 4 आई है ऐसा नहीं होगा कि कुछ बड़ी अजीब सी आ रही है 3/8 या 8/3 करके, फिर तो मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना फिर टफ हो जाएगा भाई। तो ऐसा देंगे भी नहीं वो जानबूझ में कि भाई पहले ही बच्चा इतना टाइम लगा रहा है और अब इसको और इतना टाइम लगाए, तो फिर बेफालतू में मतलब इतना टाइम लग जाएगा एक क्वेश्चन को करने में। तो 1 से दिख रहा नहीं आएगा 0, 2 से नहीं आएगा, 3 से नहीं आएगा, 3 से देख लेना, -3 से भी चेक कर लेना, फिर 4 -4 तो 2-4 बार में आ जाता है, तो 4 से डायरेक्टली आ गया। तो ये बात समझ में आ गई भाई, एक्स की वैल्यू 4 पुट करनी और आंसर आ गया। क्या आया भाई, जी डैश 63 इक्वल टू आएगा एफ के अंदर मैंने एफ डैश में क्या लिखा है, मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिख दूं भाई, पता लग गया ना एक्स कितना रखूं, 4 लिख दें। एफ डैश 4 की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, हाँ भाई एफ डैश 4 की तो वैल्यू निकल जाएगी ना, और क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर क्लियर है। बोलो भाई, एफ डैश एक्स आएगा 3x² + 1, एफ डैश 4 आ गया 16 48 + 1 49, तो भाई जी डैश 63 आ गया 1/49। क्लियर है भाई सभी को, Yes, sir. ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी है और भाई कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे लग रहे हैं। तो जो मैंने बोला था यार पेपर में ना, ऐसे क्वेश्चन में तुम 2 मिनट भी अगर लगाते हो तो यार 2 मिनट टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर तुम कॉन्सेप्ट लिंक नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो यार, मतलब ऐसे नहीं कि 2-3 मिनट लगा दिए फिर गिव अप करा और फिर छोड़ दिया। अगर लग रहा है कि निकाल सकते हैं तो यार बाद में आधे मिनट के बाद या 1 मिनट बाद जब तुम्हें लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो, जब तुम्हारे पास टाइम बच जाए तब इन क्वेश्चन पे स्पेंड करो टाइम। तब क्या होगा भाई, मेरे पास मान लो 15-20 मिनट्स बचे हैं, मैंने जितना आता था पेपर कर लिया, अब 15-20 मिनट्स में मैं कम से कम भाई ये होता ना पीस ऑफ माइंड है कि अब भाई जितने क्वेश्चन मुझे आते थे वो तो मैंने कर लिए। अब जो क्वेश्चन में टाइम लगाना चाहिए उसमें टाइम लग जाए नहीं लगे
तो अब कोई वो नहीं है, मतलब कुछ मेरा लॉस नहीं है। उस टाइम पे क्या होता है, 2-3 मिनट लगाने के बाद रिग्रेट होता है, अरे यार निकला भी नहीं। अच्छा फिर क्या होगा, लास्ट में अगर मान लो टाइम बचा भी मेरे पास, तो मैं दोबारा इसी क्वेश्चन पे आऊंगा, तो पहले जो 3 मिनट लगाए मैंने, वो मेरे को दोबारा से ही सोचना पड़ेगा, मैं वो कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा कि मैंने उस टाइम पे 2 मिनट में क्या क्या चीजें सोची थी, क्या लिंक करी थी, मैं तो दोबारा ही सॉल्व करने बैठूंगा। ऐसा होता है ना, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो बेटा इन चीज़ों पे मतलब थोड़ा सा फोकस करो, तभी थोड़ा सा लाइक मैथ्स में ना एक तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए एज कम्पेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री, और थोड़ा सा अगर ऐसे सोच के करोगे तभी एक होता है ना भाई, हमें मेनली मार्क्स से मतलब है, हमारा परसेंटाइल अच्छा बनना चाहिए, तो वो तभी बनेगा जब इन चीज़ों पे मैथ्स में वर्क करोगे। पेपर पूरा आता था तुम्हें लेकिन तुम कर ही नहीं पाए। बहुत कम होते हैं, रेयर ऐसे बच्चे होते हैं कि भाई सारा का सारा पूरा का पूरा मैथ्स का या जो भी सारे के सारे क्वेश्चन है सारे अटेम्प्ट करें, है ना। कुछ टॉपिक रह जाते हैं हमारे वीक, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं लेंदी जो टाइम लिखा जाता है हमारा। एक क्वेश्चन था रिमाइंडर वाला, थोड़ा सा अलग आया था ये क्वेश्चन, मतलब नॉर्मल रिमाइंडर वाला क्वेश्चन नहीं था, बट थोड़ा सा देखो क्या करोगे इसमें। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये सीक्वेंस दिया हुआ है जिसका सम दे रखा है, ये दिया हुआ है और कहा है कि k इज डिवाइडेड बाय 6, फाइंड करना है रिमाइंडर। रिमाइंडर बताना है क्या होगा। तो पहले तो इस सीक्वेंस को देख के जल्दी से समझ जाओ, समझ में आ गया भाई सभी को? ये देखकर कौन सा सीक्वेंस है, APGP क्या है, या EGP? ये तो GP है भैया ना। 2 की एक एक पावर बढ़ रही है, 3 की पावर एक एक कम हो रही है, 2 ही टर्म दिए। हाँ तो चलो 2 टर्म को ही देखकर बोल सकते हैं भाई तो GP है। तो A कितना है इसमें, 1/2, 3 की पावर 10। R कितना है भाई जल्दी से बताओ, R कितना आएगा, R आएगा 3/2। पहले वाला पक्का 3/2 आएगा, हाँ क्योंकि सेकंड टर्म को वर्किंग, हाँ ठीक है। अच्छा R बड़ा है 1 से, तो सम ऑफ कितनी, अच्छा कितनी टर्म्स है भाई? 10। 1 से स्टार्ट हुआ है, 2 की पावर 10 तक जा रही है, तो भाई हाँ 10 टर्म्स है, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो, क्या होता था, A R की पावर n -1/r-1, और ये इक्वल टू दिया हुआ है k अपॉन जो दे रखा है क्या है, k अपॉन 2 की पावर 10, 3 की पावर 10। जल्दी से मुझे भाई k की वैल्यू बता दो सॉल्व करके, जल्दी से क्या आ रही है। मतलब यहाँ तक तो हम, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आता है, अब ये वाला क्वेश्चन तो मैं देखते ही स्टार्ट कर दूंगा भाई, पता लग रहा है भाई इसमें समझ में आ रहा है कहाँ तक क्या करना है ना। रिमाइंडर के बारे में देखेंगे पहले, आ क्या जाता है ये तो देखें। अब रिमाइंडर जब हम निकालने बैठेंगे तब भी थोड़ा सा होता है ना, टाइम लगेगा सोचने में कि रिमाइंडर कैसे बताएं, तो वहां पर भी अगर एक लिमिट से ज्यादा टाइम लग रहा है तो छोड़ दो फिर वो, कम से कम रिजल्ट कहीं पे लिख लो रफ शीट में कि ये रिजल्ट आया था, जब टाइम बच जाए तब सोचना कि रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। बताओ भाई k की वैल्यू कितनी है? 3 की पावर 10 -2 का। 3 की, और किसी की आई भाई, या काव्य ही कर पा रहा है इतनी जल्दी भाई? 3 की पावर 10 -2 की पावर 10। उसकी पावर भी 10 आ रही है। हाँ भाई सभी का है। और किसी का है अभी, कंफर्म करेगा कोई, यही आ रहा है? किसी का नहीं आया अभी, करके दिखाना पड़ेगा मुझे, या बस सुन रहे हो भाई, पेपर पेन लेके बैठे हुए नहीं बैठे भाई सारे? अरे भाई वीडियो टर्न ऑन कर लिया करो, थोड़ा सा लाइक इंटरेक्ट कर लो, बताया करो। एक दो बच्चे ही बोलते रहते हैं, बाकी कोई बोलता ही नहीं, समझ ही नहीं आता भाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कैसे हो यार तुम? सर भाई 2 टू दी पावर 9 नहीं आएगा k की वैल्यू? हाँ मैं यही कह रहा था, कंफर्म कर रहा था, देख लेते भाई काव्य ने गलत करा है नहीं करा है। 1/2 × 3 की पावर 10 r की पावर n, और 3/2 की पावर 10 -1 डिवाइड बाय r-1। ये आ रहा है भाई 1/2, 3 की पावर 10 3 की पावर 10 -2 की पावर 10, एलसीएम ले लिया मैंने, नीचे आएगा 3/2 -1 करोगे 1/2 बचता है, 2 की पावर 10 बचेगा। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? नहीं ठीक है, और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, k अपॉन 3 की पावर 10, 2 की पावर 10, तो ये उड़ा दो भाई और ये उड़ा दो। फ्रेंड्स बेटा आपने ये गड़बड़ कर दी, शायद 2 काटा नहीं तुमने ये वाला ना, है ना?
काव्य का ही आ रहा है, सही आ रहा है। 3 का 10 माइनस 2 का 10 ही आ रहा है। ठीक है भाई। यस सर। अब यार ऐसी मिस्टेक मत करना। देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा ना यार मिस्टेक करने का मतलब है मैथ्स में टाइम तुम्हारा, मतलब ऐसा नहीं कि मिस्टेक होगी तो मार्क्स कट गए, टाइम भी वेस्ट हो जाता है। मतलब देखो ना कितनी मतलब कितनी बड़ी मतलब नेगेटिव थिंग है ये, कि यार तुम मिस्टेक जो भी करते हो सिली मिस्टेक, तो एक तो क्वेश्चन आता था, मार्क्स नहीं मिले, 4 नंबर तो गए, -1 हो गया, एक कौन हो गया, दूसरा मेरा टाइम भी तो खा गया भाई, मैंने 3-4 मिनट लगा भी दिए इसमें। यार ऐसे मत करो। सर अब वो इसको मैं डिवाइड टू कर के दे साथ, तो, हाँ वो मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, वो तो मैं समझ गया, कहीं ना कहीं मैं समझ गया कि गड़बड़ कहाँ होती है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में तो गड़बड़ होगी। और ये चीज़ पे लाइक वर्क करो यार, ये मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। मतलब अगर तुम्हारी प्रैक्टिस करते हुए ये एक्यूरेसी नहीं आ रही ना, तो फिर पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं यार। मुझे पूरा पेपर आता होगा, मैं तो इतने सारे नेगेटिव मार्क्स कटवा दूंगा, और टाइम और दे दिया मैंने उन पर, तो फिर पता लगेगा अरे यार क्या क्या गड़बड़ हुई। कुछ बच्चे ऐसी बोर्ड के पेपर दे के आते हैं, कई पेपर दे के आते हैं, तो कहते हैं 90+ आएंगे, और इतनी मिस्टेक करके आते हैं 70s में मार्क्स आते हैं उनके, तो वो सोचते हैं यार 20 नंबर कैसे कट गए होंगे, फिर वो रिवैल्यूएशन कराते हैं, फिर वो मिलती है मिस्टेक कि क्या क्या गड़बड़ करेंगे। बताओ भाई, अब 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, 6 से डिवाइड करना, 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो कैसे करें भाई? इंडिविजुअली निकालूं, 3 की पावर 10 को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा, 2 की पावर को 10 को 6 से डिवाइड करके क्या आएगा, तो ये तो ऐसे होगा 3 की पावर 9 डिवाइड बाई 2 और 2 की पावर 9 डिवाइड बाई 3, ऐसे मतलब सेपरेट भी कर सकता हूँ मैं। तो मैं क्या करूँ, या तो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगा भाई, 3 का 10 को 1 + 2 की पावर 10 लगाकर ओपन कर देता हूँ, तो उसमें से 2 की पावर 10 माइनस में जो है वो कट जाएगा। अब मतलब मेरे माइंड में अब देखो 2-3 तरीके आ रहे हैं भाई, ऐसे सेपरेट कर दूं, बाइनोमियली एक्सपेंशन लगाकर 3 को 1 + 2 की पावर 10 वाला एक्सपेंड करूं, और फिर रिमाइंडर निकालूं, तो तुम्हारा अप्रोच तुम बताओ कैसे करूं, कैसे स्टार्ट करें? मतलब ऐसा समझ में तो नहीं आ रहा कि इजी कौन सा होगा, पर अगर तुम्हें लगता है कि यार ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से समझ में ही आ जाएगा कि क्या कॉमन आ रहा है, तो तुम्हें अगर तुम्हारा मतलब होता है ना फुल प्रूफ या प्रैक्टिस कर रखी है इतनी कि भाई ऐसे वाले मेथड से तुम्हें पता है, कर रखी है क्वेश्चंस, तो जो मेथड कर रखा है प्रैक्टिस वही वाला लगाओ, कुछ अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह मत करो। तो ये वाला करें, बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला, बताओ। Yes, sir. कर दो जल्दी से, बताओ। 1 + 2 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, यही है ना हमारा के, तो ये क्या आएगा भाई 1 10c1 2 10c2 2 स्क्वायर चलता रहेगा 10c9 2 की पावर 9 प्लस 10c10 2 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, तो ये दोनों तो कट जाएंगे भाई। सर आंसर 5 है। सर चेक करना पड़ेगा, एक सेकंड, मुझे भी नहीं पता आंसर, देखते हैं क्या आता है। अब इसका मैं क्या करूं भाई, सब में से क्या करूं, सॉल्व करूं या 2 कॉमन लेकर, हमें 6 से डिवाइड करना है ना भाई, 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर पता लग गया 1 है, 6 से डिवाइड करते हैं, तो अब क्या करें बताओ, इंडिविजुअली सॉल्व करूं, काव्य क्या करेंगे बताओ? सर मैंने वो सेपरेट करके किया और उसके बाद एक मतलब शॉर्ट ट्रिक जैसी होती है वो लगा। हाँ ठीक है, वो भी डिस्कस कर लो, हमें समझ गया तुमने क्या करा, बट अब ये कर रहे हैं, अब इसमें बताओ क्या करें भाई। 2 से तो डिवाइड करा नहीं, हम तो 6 से डिवाइड करा है, तो 2 कॉमन तो आ जाएगा, फर्स्ट 1 को छोड़कर सब में से 2 कॉमन आ जाएगा, 6 आएगा नहीं कॉमन किसी में से भाई, 6। अच्छा इतनी सारी टर्म्स जब हम सॉल्व करेंगे, अगर इस मेथड से करता हूं मैं, तो इतनी सारी टर्म्स को मैं इंडिविजुअली सॉल्व करूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा भाई, है ना भाई। 6 तो दिख ही नहीं रहा कॉमन, एक दो टर्म निकाल ले, क्या आएगी भाई 1 आएगी। इसका क्या आएगा 10c1, बताओ जल्दी से क्या आता है, 10 × 2 20 प्लस 10c2 बताना कितना होता है, 10 × 9 45 40, सॉरी 10 × 9 90 90 डिवाइड बाई 2 45, 45 में तो 3 आ जाएगा, और इंटू 4, अच्छा 10c3 भी बताना है कितना आएगा, 10c3 कितना होता है भाई, 2 तो इसमें आ ही गया, 2 का क्यूब में, हमें बस ये देखना है कि 3 से डिवाइड होता है क्या 10c3, 10 × 9 × 8 डिवाइड बाई 6 3 2, इसमें भी 3 बच जाएगा। अच्छा ये बात क्लियर होगी भाई, मतलब 6 नहीं दिख नहीं रहा, मतलब इन्होंने क्या करा, ऐसा दे दिया कि 6 तुम्हें एकदम जल्दी से दिखे नहीं, फिर तो बहुत इजी हो जाएगा, तो 6 दिख नहीं रहा कॉमन, लेकिन पहली टर्म दूसरी टर्म को छोड़कर, पहली टर्म को भी छोड़कर और दूसरी टर्म को भी छोड़कर हमारा सब में से 3 कॉमन आ रहा है, ओ सॉरी 3 कह रहा हूँ, 6 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 तो सब में ही लिखा हुआ है 2 की पावर,
तो जो ये 10C2 10C3 10C4 10C4 में भी चलो चेक कर लो एक बारी, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 24 लिखोगे तुम, 3 कट गया, ये 3, फिर 3 बच रहा है भाई। तो ये कंफर्म हो गया यार सब में से आएगा ही। 10C9 में से आएगा, एक मिनट 10C9 में से आएगा कॉमन 3। 10C9 कितना होगा, 10 होगा, 10 इंटू 2 की पावर 9, इसमें से तो कॉमन नहीं आएगा ना भाई, बताओ भाई। क्या 10C9 जो होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा ना, बता दो भाई। सर 5 ही आ रहे हैं। ये डिवाइड 3 से नहीं हो रहा भाई, ये डिवाइड हो जाएगा, ये तो 10C2 ये भी नहीं होगा, 10C8 भी नहीं होगा भाई, है ना। या एक काम करो भाई, 1 आया, 20 आया, फिर क्या आया था हमारा, नेक्स्ट वाले में 3 कॉमन आ रहा था, लास्ट वाला क्या आएगा, 2 की पावर 9 होता है 512 इंटू 10, ये आएगा 10C8 के साथ है 2 की पावर 8, इसमें भी 3 कॉमन नहीं आ रहा। तो एक काम करो यार, इसमें मतलब अगर तुम्हें लगता है देखकर ही कि भाई ये तो इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ रहा है, लेंथी मेथड हो रहा है, वैसे पता लग जाएगा, क्योंकि देखो ये 21 आ रहा है, इनको भी ऐड कर लूंगा मैं, बाकी में से मेरे ख्याल से 6 कॉमन आ रहा है, शायद से सेकंड लास्ट टर्म में से भी नहीं आएगा, तो बाकी शायद बीच वाली टर्म में से सब में से आ रहा होगा, तो एड अप करके बाकी रिमेनिंग टर्म को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लूंगा मैं। अगर तुम्हें लग रहा है ये लेंथी हो गया तो हाँ, जैसे मैंने पहले सेपरेट कर दिया था, ये रहा, इसका और इसका इंडिविजुअली रिमाइंडर निकाल लो, ये तो बहुत ईजी है बताना भाई। 3 की पावर 9 को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ कितना आता है, 1। और 2 की पावर 9 को 3 से डिवाइड करते रिमाइंडर कितना आता है, 2। तो अब आप कहोगे सर ये तो -1 आ गया रिमाइंडर, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 2 से, या चलो एक बड़ा नंबर ले लेता हूँ, 5 को डिवाइड करता हूँ 3 से, तो एक तो मेरा क्वोशंट आ गया 1, रिमाइंडर कितना है 2, एक रिमाइंडर 2 होता है जो कि पॉजिटिव होता है, एक और रिमाइंडर बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं -1, -1 का मतलब भाई एक कम रह गया, तो 2 तरह के रिमाइंडर होते हैं, एक पॉजिटिव वाला रिमाइंडर और एक नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला तो नहीं लिखना होता हमें, तो पॉजिटिव वाला लिखना होता है, तो अगर नेगेटिव वाला निकल जाए तो एक काम करते हैं, तो फाइनल रिमाइंडर ऐसे बोल देते हैं नंबर, और ये जो नेगेटिव वाला रिमाइंडर है इसमें ऐड कर दो, ये रिमाइंडर होगा। तो यानी कि अगर हमारा नेगेटिव 1 आया, बिल्कुल ठीक है 5 फिर भाई, क्योंकि हमारा नेगेटिव 1 आ रहा है ना, -1 में 6 से डिवाइड करा, तो 6 में -1 ऐड कर दो, ये हमारा पॉजिटिव वाला रिमाइंडर आ गया, 5 रिमाइंडर आएगा। क्लियर है, बोलो भाई सभी को क्लियर है, यस सर। ठीक है, किसी को डाउट भाई। जो देखो अब ये वाला क्वेश्चन करके थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है ना जब प्रैक्टिस करते हैं कि भाई अच्छा देखो ये वाला थोड़ा सा न्यू था, नेगेटिव वाला रिमाइंडर, शायद मैंने कभी बताया नहीं बताया भाई ये कॉन्सेप्ट कि नेगेटिव वाला रिमाइंडर बताया क्या, मुझे याद तो आ रहा था कि शायद बताया मैंने, बट याद नहीं आ रहा तो तुम्हें बताया है नहीं बताया। तो जिनको भाई याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहे, ये वाली बात याद रख लो कि नेगेटिव इस तरह से रिमाइंडर आ जाए तो आप नंबर में उसको ऐड करके पॉजिटिव वाला रिमाइंडर बता सकते हो। मतलब अगर मैं कहता हूँ -1 रिमाइंडर है तो बेसिकली 6 से डिवाइड करके पॉजिटिव रिमाइंडर 5 होगा। -1 रिमाइंडर का मतलब ये होता है बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि यार नंबर कितना कम रह गया पूरा डिवाइड होते होते, और पॉजिटिव रिमाइंडर का मतलब होता है एक्स्ट्रा कितना रह गया। तो जनरली हम जब रिमाइंडर निकालते हैं वो नेगेटिव वाला नहीं पूछता हमारे से तो यही पूछता है ज्यादा कितना रह गया, तो ज्यादा जो होगा वो 5 ज्यादा होगा, और -1 का मतलब 1 कम। क्लियर है, और ये वाले में प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई इंडिविजुअली कर करके देखना पड़ रहा है मुझे, तो 6 आ तो रहा है, ऐसा नहीं आ रहा कि 6 कॉमन किसी में से भी नहीं आ रहा, 6 कुछ टर्म्स में से आ रहा है कॉमन, लेकिन कुछ टर्म कैलकुलेट करनी पड़ रही है, 120 लास्ट वाली टर्म, सेकंड लास्ट टर्म, कुछ टर्म्स मुझे निकाल के देखनी पड़ रही है, और बाकी में देखना पड़ रहा है 6 किस में से कॉमन आ रहा है। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो गया भाई, कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, ठीक है। और 2 से डिवाइड करके 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, बहुत ईजी हो गया, उसमें तो कुछ करना भी नहीं है। अच्छा ये तो किसी को डाउट नहीं है ना कि 3 की पावर 9 को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 कैसे लिख दिया, और 2 की पावर 9 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 कैसे लिख दिया, ये बात तो सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा लेंथी है बट टाइम लगेगा, बट कंपैरेटिवली एवरेज है, मतलब इतना भी बहुत लेंथी नहीं है, मतलब थोड़ा सा इसमें गुड जजमेंट चाहिए कि भाई अब दोनों में से रिमाइंडर हम कौन से मेथड से निकालें। क्लियर है, आया सभी को समझ में?
अच्छा अभी क्वेश्चन ये आया हुआ था पेपर में, अब देखने में लगेगा थोड़ा सा स्केरी लगेगा कि भाई क्या बोल रहा है ये, मतलब क्वेश्चन देख के ना कई बार इतने बड़ा मतलब स्टेटमेंट टाइप लिखा होता है। जैसे क्वेश्चन था कि एक जी एक फंक्शन है 0 to इन्फिनिटी और से रियल नंबर, और बोला है कि इज डिफरेंशिएबल और सच दैट कि इंटीग्रेशन किसका x cos x माइनस साइन x होल डिवाइड में e की पावर x प्लस 1 dx, या इसके साथ अलग से एक और फंक्शन में लिखा हुआ है प्लस gx टाइम्स e की पावर x प्लस 1 माइनस x e की पावर x डिवाइड में e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। इस पूरे का इंटीग्रेशन इक्वल टू दिया हुआ है x gx मल्टीप्लाई में डिवाइड में e की पावर x प्लस 1 प्लस c, और कहा है कि ये ट्रू है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, c कोई भी एक कांस्टेंट है। देन ऑप्शन दिए हुए हैं g जो है, जो g फंक्शन है इज डिक्रीजिंग है ऑन 0 से पाई बाय 4, फिर है g डैश इंक्रीजिंग है ऑन 0 से पाई बाय 4, g प्लस g डैश इंक्रीजिंग है ऑन 0 से पाई बाय 2, और लास्ट है g माइनस g डैश इंक्रीजिंग है ऑन 0 से पाई बाय 2। अब एक बार क्वेश्चन को देखते हैं तो इतना देखकर ही कुछ बच्चे मतलब ज्यादातर बच्चे गिव अप कर देंगे, यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या इतना बड़ा लिखा है, इंटीग्रेशन कैसे निकाले। तो जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन हो तो ये सोच लो यार इंटीग्रेशन बड़ा टफ तो नहीं होगा, क्योंकि भाई वो टाइम इतना मतलब इवैल्यूएट करने में नहीं लगवाएंगे कि बच्चा बस इवैल्यूएट ही करता रह जाए, सॉल्व भी ना हो। तो थोड़ा सा इतने बड़े क्वेश्चन को एक बार 1 मिनट थोड़ा सा विजुअलाइज ही कर रहा करो, मतलब सॉल्व करना मत स्टार्ट करो कि पहले वाले का इंटीग्रेशन अलग करने लग गए हम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट या कुछ मेथड लगाकर, और सेकंड का अलग करने लग गए। हमें इक्वल टू दिया हुआ है कुछ x g की पावर x e की पावर x प्लस 1, तो कुछ समझ में आया किसी को भाई? अगर मैं इसका नॉर्मली पहले वाले का इंटीग्रेशन करने बैठ जाऊं तो यार सॉल्व तो नहीं होगा ये, है ना। एक कॉस साइन ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, e की पावर x भी इन्वॉल्व है और एक अलजेब्रिक भी इन्वॉल्व है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाकर भी कुछ होगा नहीं इसमें, तो फिर क्या समझ में आता है? आ रहा भी किसी को समझ में कुछ क्या करना चाहिए? भाई ये वाला सेपरेट कर लें, ये वाला देखना, ये जो लिखा हुआ है e की पावर x प्लस 1 के नीचे e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, माइनस x के साथ e की पावर x अपॉन में ये लिखा हुआ है, इसको सेपरेट कर लूं भाई? बोलो बोलो। तो अगर मैं सेपरेट करता हूँ e की पावर x प्लस 1, e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस का लिखा हुआ था x e की पावर x, उसके नीचे e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसा आ गया। इससे भी कुछ बात नहीं बनी भाई। अब जैसे क्वेश्चन आता है, अगर लग रहा है कि भाई 1 मिनट सोचा आप समझ ही नहीं पा रहे हम कैसे करना है, तो स्किप कर दो, आराम से बाद में सोचना अगर टाइम बचता है तो। मतलब हम जो सोच रहे थे कि सेकंड वाला फंक्शन उसमें gx भी नहीं पता, तो इसका तो इंटीग्रेशन निकलेगा ही नहीं भाई, इसको छोड़ दो। पहले वाले भी दिमाग लगाओ, पहले वाला क्या लिखा हुआ है, x cos x माइनस साइन x डिवाइड में लिखा है e की पावर x प्लस 1। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, अब जनरली तो हम ऐसे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट नहीं लगाते कि भाई 3 अलग अलग हो गए, cos साइन भी आ गया, e की पावर x भी आ गया, x भी आ गया। तो अगर मुझे किसी एक को एक मानना हो, किसको मान ले भाई बताओ? किसी एक को एक फंक्शन मान ले, x अपॉन e की पावर x प्लस 1 को मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ, और cos माइनस साइन को सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ, ठीक है। इसकी ऐसा चॉइस की लिए रीजन क्या है कि भाई हमने देखा जो सेकंड वाला लिखा हुआ है आगे, जो सेकंड वाला लिखा हुआ है वो सॉल्व तो नहीं होगा, क्योंकि हमने सेपरेट करके देख लिया यार gx जब तक नहीं पता हम कैसे करेंगे उसे, डेरिवेटिव वगैरह वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाकर कोई फायदा तो होगा नहीं। तो हमने क्या सोचा कि यार नीचे जो है, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, ये दिख रहा है किसी को?
ई की और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये जब हम कोशेंट रूल लगाते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, तो कोशेंट रूल में नीचे वाले का जब होल स्क्वायर लिखते हैं डेरिवेटिव करते समय, तो नीचे होल स्क्वायर आ जाता है। तो मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन इसलिए लिया क्योंकि जब इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो नीचे स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी, राइट? क्लियर है? बताओ भैया, आया समझ में क्यों कर रहे हैं सर? मतलब मुश्किल है क्वेश्चन, इजी नहीं है, बट थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन समझ में जब नहीं आता तो मुश्किल क्वेश्चन पता क्या होता है, उसमें ना छोटे छोटे पार्ट में करके होता है सॉल्व। मतलब एकदम हम कनेक्ट नहीं कर पाते। अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट कर लेंगे फिर तो इजी या मॉडरेट जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं। टफ क्वेश्चन यही होते हैं कि थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में इंफॉर्मेशन आती है और फिर उसको कनेक्ट करना पड़ता है सारे डॉट्स को। जब सारे डॉट कनेक्ट हो जाते हैं तब सॉल्व होता है। एक दो स्टेप में नहीं होता, कई सारे स्टेप लगते हैं। तो ये वाली बात मैंने कनेक्ट करी कि भाई नीचे वाले का स्क्वायर लाना है, तो मैंने इसको ऐसे मान लिया। जनरली मानते नहीं ऐसे कि इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको सेकंड हमने। अब इसमें अगर मैं लगाता हूँ तो इस स्टेप के बाद ही मुझे क्लियर हो जाएगा कि मुझे आगे करना है ये वाला तरीका या नहीं करना है, स्किप कर देना है। तो अगर मैंने लगाया तो आइलेट लगाना, इसका क्या आएगा, एक्स ई के और एक्स प्लस 1 बाहर, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स। जल्दी से बता दो क्या आएगा। cos x का आएगा sin x और sin का हो जाएगा cos x होता है माइनस का, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है भाई? इंटीग्रेशन क्यों लिखा मैंने, इंटीग्रेशन हटा दो भाई, मैंने कर दिया इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या आ गया हमारा, x अपॉन ई के एक्स प्लस 1, साथ में आ गया साइन प्लस कॉस लिख देता हूँ। माइनस क्या करते हैं, डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करना क्या आएगा, ई के बार एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ई के बार एक्स प्लस 1 बाहर, एक्स का 1 माइनस एक्स बाहर, एक्स बार ई कर एक्स का ई कर एक्स 1 का 0, और मल्टीप्लाई में क्या, मल्टीप्लाई में क्या भाई, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x। इसका तो इंटीग्रेशन हमने करा था, अभी लिख देते हैं डायरेक्टली भाई। क्या लिखूं ब्रैकेट में, साइन x प्लस cos x। यहाँ तक क्लियर है सभी को? और प्लस में क्या चल रहा है, प्लस में चल रहा है, प्लस में ये चल रहा है gx ई की और x प्लस 1 माइनस ई की पावर x ई की और x। अरे यार ये तो वही नहीं आ गया, देखो आया किसी को समझ में? किसी को आया समझ में भाई कि ये दोनों के दोनों देखो ये कैंसिल आउट, अच्छा ये माइनस है और ये प्लस है तो ये कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, नहीं तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे आगे फर्दर। ये बात समझ में आई सभी को? यस सर। ठीक है भाई, दिख गया? देखो सारी टर्म मैच करनी है भाई। देखो जो मैंने कहा था कि छोटे छोटे पार्ट्स में कनेक्ट करोगे, इस स्टेप के बाद समझ में आ जाएगा कि भाई हमने सही करा नहीं करा। तो ये बात बेटा सभी को समझ में आ गई। देखो ये बिल्कुल सेम है, तो gx भाई इसी के इक्वल होना चाहिए और नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगा। क्लियर है? और ये प्लस है ये माइनस है तो ये कैंसिल आउट हो गए भाई। क्लियर है? और अच्छा एक और चीज इस बात को गारंटी कर देती है, मतलब पक्का कंफर्म कर देती है कि भाई gx यही होगा। देखो यहाँ पर और यहाँ पर ये बात कंफर्म होगी। देखो gx की वैल्यू साइन प्लस कॉस ही होनी चाहिए, बात कंफर्म होगी। क्लियर है? जो मैंने कैंसिल वाले करे उनसे भी कंफर्म हो गया, और जो इक्वल टू में इक्वालिटी अगर मैं देखता हूँ अगर होल्ड करती है ट्रू तो उस बात से भी कंफर्म हो गया। क्लियर है? यस सर। तो मतलब देखो करा क्या हमने भाई, कुछ लेंथी तो मैंने कहा ना भाई, इंटीग्रेशन बहुत लेंथी तो देंगे नहीं, इतना बड़ा लेंथी कि भाई बच्चा करता ही रह जाए, तो इतना बड़ा तो नहीं देंगे। तो वो बच्चे के कॉन्सेप्ट वगैरह टेस्ट कर रहे हैं कि मल्टीपल की भाई लिंक कर पा रहे नहीं कर पा रहे। तो हमने इस क्वेश्चन को देखकर एक बार में गिव अप कर दिया, लेकिन थोड़ा सा सोचा तो समझ में आया कि हाँ भाई ऐसे आइलेट लगाते हैं। तो एक स्टेप के बाद समझ में आ गया कि भाई ये होगा। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन वो ईजी है, थोड़ा सा बस उसमें वर्किंग है। जो gx भाई आ गया समझ में कि कॉस प्लस साइन है या साइन प्लस कॉस है। अब साइन प्लस कॉस बता दो जल्दी से, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्योंकि उसने कहा है क्या, जी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अच्छा जी डैश बोला इंक्रीजिंग, तो पहले तो जी चेक कर लो भाई डिक्रीजिंग है क्या। जी डैश निकालना क्या आएगा, जी डैश आएगा माइनस साइन प्लस कॉस, कॉस माइनस साइन आ गया, कॉस माइनस साइन। भाई कॉस जो होता है 0 से π/4 में साइन से बड़ा होता है, और हमें पहला बोला है इसने ऑप्शन 0 से π/4 में डिक्रीजिंग बोला है, तो ये तो गड़बड़ हो गया क्योंकि जी तो इंक्रीजिंग है, जी इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/4। π/4 से π/2 बोलता तो यही ठीक हो जाता ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही ठीक हो जाता, तो बाकी ऑप्शन में टेस्ट ही नहीं करता। तो पहला ऑप्शन भाई रॉन्ग है हमारा, नहीं है। जी डैश बोल रहा है इंक्रीजिंग, तो पहले जी डैश निकाल दो, निकाल दिया हमने। जी डैश कितना है, जी डैश आया कॉस माइनस साइन, इसका भी डेरिवेटिव निकालना है क्योंकि जी डैश का अगर नेचर पता करना है तो इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो जी डबल डैश कितना आएगा, माइनस साइन माइनस कॉस, माइनस साइन माइनस कॉस, ये तो पक्का ही नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि 0 से π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं,
नेगेटिव दोनों आ रहा है, दोनों के बाहर आ रहा है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, ये तो इंक्रीजिंग बोल रहा है, ये तो डिक्रीजिंग हो गया। अब आता है जी और जी डैश का सम चेक करना है 0 से पाई बाय 2 में, तो दोनों हम निकाल चुके हैं। जी कितना आया, कॉस प्लस साइन, जी डैश आया हमारा क्या था, कॉस माइनस साइन, और इन दोनों का सम कह रहा है, इन दोनों का सम क्या आएगा भाई, इन दोनों का सम और एक बार इन दोनों का डिफरेंस कह रहा है, डिफरेंस में जी माइनस जी डैश, तो दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा 2 कॉस, दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा 2 साइन, और इसको मान लो h, इसको मान लो क्या मान लो भाई k मान लो, इन दोनों फंक्शनों के भी डेरिवेटिव कर दो, क्या आएगा h डैश कितना आएगा, h डैश आएगा 2 माइनस का साइन, और k डैश आएगा, डेरिवेटिव कर रहा हूँ, इसका आएगा 2 कॉस। अब हमें बताना है 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं भी, साइन और कॉस, और ये कह रहा है क्या कह रहा है इंक्रीजिंग कह रहा है, प्लस वाले को इंक्रीजिंग कह रहा है, तो प्लस वाला ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है भाई h, ये तो डिक्रीजिंग है ना, तो और इसके लिए क्या बोल रहा था, कॉस जो है उसके लिए क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग, अच्छा इंक्रीजिंग, हाँ ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा। क्लियर है सभी को? यस सर। तो भाई इंटीग्रेशन थोड़ा सा दिमाग लगाया, देखो ये वाली चीज जो अप्रोच है ना यार, ये मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करके ही चीज आएगी कि भाई सर ने ये वाला फर्स्ट क्यों ले लिया, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने जब क्वेश्चन देखा था एकदम ही समझ में आ गया था मुझे कि भाई हाँ भाई ऐसे ही करना है इसमें, मतलब होता है ना थोड़ा सा ट्राई करोगे तभी समझ में आएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा। तो लेकिन उसके बाद देखो क्वेश्चन कितना इजी था, मतलब आपको ये ऐसा बड़ा सा बहुत लेंथी सा क्वेश्चन कभी दिखे ना, मतलब इंटीग्रेशन जैसे बड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है, तो ये समझ जाना यार मतलब इंटीग्रेशन ये सारा का सारा इवैल्यूएट नहीं करना होगा हमें, कुछ ना कुछ इससे बन जाएगा और समझ में आ जाएगा कि जीएक्स कितना है। थोड़ा सा वो समझना इंपॉर्टेंट है कि भाई आईलेट लगाना है, एज्यूम लेट सब्स्टिट्यूशन करना है या क्या करना है, ठीक है। और सर्कल के इससे पहले मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट कराए भाई अगर सारे गो थ्रू कर लेना, नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे सर्कल फिर, ठीक है। यस सर। ओके बेटा, यस सर। यस थैंक यू बेटा। और सर्कल के पढ़ के आना तभी मैं आगे वाला कराऊंगा, नहीं तो आगे वाला समझ ही नहीं आएगा, फिर पिछले वाले भूल जाओगे, आगे वाले फिर कनेक्ट नहीं कर पाओगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। और मैंने बोला था कि सारे वो कहीं पे नोट्स वगैरह अपना माइंड में बना लो, उनको रोज रिवाइज करो, रोज देखो, क्योंकि क्वेश्चन तभी जल्दी समझ में आएंगे जब सारे कॉन्सेप्ट माइंड में होंगे, ठीक है बेटा। यस सर। चलो थैंक यू बेटा। थैंक यू थैंक सर। Okay, sir.